प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप थंबनेल पे देख के आए हो कि अब तक दर्पण द्वारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले इसका जो बेसिक है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब तक मैं आपको इसका बेसिक नहीं बताऊंगा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले मैं बेसिक बता दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले दर्पण यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं, यानी गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। तो गोलीय दर्पण बनाते कैसे हैं, कैसे बनते हैं, वो आपको थोड़ा देख लेना है। तो प्यारे बच्चे, जब भी गोलीय दर्पण बनाए जाते हैं, कांच का एक खोखला गोला होता है। ठीक, ये कांच का एक खोखला गोला होगा। अब इसके बीच में केंद्र होगा। ठीक, केंद्र को ओ से लिखा जाता है, लेकिन जब आप दर्पण बनाएंगे तो प्यारे बच्चे केंद्र को ओ से नहीं, केंद्र को सी से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? सी से। समझना ध्यान से। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ये आपको पता त्रिज्या आपकी क्या है? त्रिज्या है। ठीक, यानी वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है? आपकी त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। उम्मीद है आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चे, आपको मान लो थोड़ा सा भाग काट लेना है। अब इतना सा भाग ऐसे करके इसको काट लें आप। काटने के बाद ये वाला भाग हटा दें। ठीक है, अब अगर आप कलई आपने बाहर की तरफ कर दी, अगर आपने ये कलई बेटा, अगर कलई आपने ये बाहर की तरफ कर दी, ठीक, ये वाली, तो आपका बन जाता है अवतल दर्पण। ठीक, तो ये आपका M1 और ये M2 बन गया है अवतल दर्पण। उम्मीद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये बिंदु होता है P। क्या होता है? P। इसे बोलते हैं ध्रुव। इसे बोलते हैं ध्रुव। बिंदु P को क्या बोलते हैं? ध्रुव। M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है। ठीक, अब जो आपको यहां पर ये C, ये बिंदु क्या होता है? C होता है प्यारे बच्चे। ठीक, यहां पर जो बिंदु होता है वो होता है C। इस C को बोला जाता है वक्रता केंद्र। C को क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। अब जो ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली जो लाइन, प्यारे बच्चे, ये कहलाता मुख्य अक्ष। क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष। ठीक, ये जो बिंदु दिखाई देगा ये वक्रता केंद्र कहलाता है, इसे सी से लिखा जाता है। अब जो ये लाइन ये वाली है, तो प्यारे बच्चे ये कहलाता है आपका मुख्य अक्ष। उम्मीद है यहां तक ये बात समझ में आ गई है। ठीक, अब इस सी और पी के जो बीच की दूरी होती है प्यारे बच्चे, सी और पी के बीच की दूरी होती है, ये होती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक, यानी सी और पी के बीच की दूरी क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उम्मीद यहां तक समझ में आ गया होगा। और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चे, वक्रता केंद्र यानी सी और पी के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में एक बिंदु होता है एफ। इस एफ को बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। ठीक है, फोकस। इस यानी कि जो बिंदु यहां पर ये एफ है, इसको बोला जाता है एफ। ठीक, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी आर, फिर यहां से लेके यहां तक की दूरी, ठीक, एफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? एफ। और प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो प्यारे बच्चे, उम्मीद है इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, ये बिंदु P क्या दर्पण का ध्रुव होता है, ये एफ क्या फोकस है। तो फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, अब ये वक्रता केंद्र है आपका, और यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है, इसको क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जो आपकी लाइन होती है ये वाली प्यारे बच्ची, जो लाइन है इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। उम्मीद है आपको यहां तक ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट कर लो, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इसका थोड़ा अगला टॉपिक देखिए। इसको मैं रब करे दे रहा हूं। अगला पॉइंट इसमें क्या है?
प्यारे बच्चे मान लो ये आपका आपतन दर्पण है ये, ठीक। ये पहले ये समझो, संख्या रेखा तो पढ़ी है आपने, ठीक, या ग्राफ बनाया होगा। तो प्यारे बच्चे ये मान लो एक्स डैश, मानिए ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है, वाई और ये एक्स। तो जिस तरफ डैश लगा होता है वो संख्याएं, यानी उस तरफ संख्या माइनस की होती है, ठीक। तो इधर वाली संख्या -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, तो इधर की संख्या माइनस होती है, ठीक है, इधर की माइनस होते और ये दोनों धनात्मक होते हैं। अब यहाँ पे हमें उत्तल दर्पण बनाना है, ठीक, इस प्रकार ये। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हो जाएगा P, इसका नाम हो जाएगा M1 और इसका नाम हो जाएगा M2, ठीक। अब यहां से जो जितनी दूरी होंगी, तो प्यारे बच्चे इस रेखा पर जितनी भी दूरी होंगी, इस रेखा पर यही आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, ठीक। ये मान लो आपका, ये कलई कर देंगे ऐसे करके। इस रेखा पर जितनी भी दूरी होंगी वो आपकी ऋणात्मक होंगी, ठीक। इस रेखा पे जितनी भी दूरी होंगी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी, ठीक है। दर्पण में क्या होता है, जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं ध्रुव से नापी जाती हैं। दर्पण में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं, यानी यहीं से नापी जाती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इधर की जितनी भी दूरी होंगी वो कैसी होंगी? ऋणात्मक होंगी। आगे देखिए, अब इसके बाद अगला पॉइंट। प्यारे बच्चों मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम सूत्र निगमन करेंगे तो उसमें उसका प्रयोग होगा, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए ये चीज बता दे रहा हूं आपको। आगे देखना, आगे क्या करेंगे हम। हाँ, थोड़ा अब प्रकाश परावर्तन उसको भी देख लो थोड़ा। प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश परावर्तन क्या होता है? एक ये समतल दर्पण है, ठीक है, ये समतल दर्पण है, इस पे ये वाला भाग है कलई किया हुआ, ठीक। अब एक सूर्य की किरण, एक सूर्य की किरण यहां से निकली और दर्पण से टकरा गई। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण, ठीक। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहां से निकलने के बाद यहां पे टकरा गई, ठीक। मान लो यहां पे जो भी P दे दिया, मान लो यहां से टकराने के बाद इस प्रकार वापस लौट जाती है और इस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण, ठीक। परावर्तित किरण, ठीक है। अब प्यारे बच्चे यहां पर एक होता अभिलंब, आपका क्या होता? अभिलंब, अभिलंब, ठीक। अब यहां पर ये कोण कहलाता आपतन कोण, जिसे I से लिखा जाता है, और ये वाला कोण कहलाता आपका परावर्तन कोण, और इसे लिखा जाता R से। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। जो सूर्य की किरण जो दर्पण से टकराने के बाद जब उसी माध्यम में वापस हो जाती है तो उस किरण का नाम हो जाता है परावर्तित किरण, और ये होता अभिलंब। तो जो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जो आपतन कोण होता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो भाग होता है, यानी जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य बात समझने का है, वो क्या समझना है? आपतन कोण अर्थात I और बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण R। बस इतनी चीज आपको समझ लेनी है। प्रकाश परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश परावर्तन में क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से लिखा जाता है और परावर्तन कोण को R से लिखा जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे थोड़ा आगे निकल के चलते हैं, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा अगला पॉइंट देखिए। अब प्यारे बच्चे दो ये समांतर रेखाएं हैं आपकी, ठीक है, L और M, ये दो समांतर रेखाएं हैं
और एक तिर्यक रेखा है आपकी, ये मान के चले ये, ठीक। तो कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, ठीक। अब यहाँ पे ये कोण 6 और कोण 7, यानी कि कोण 6 बराबर कोण 4, कोण 6 बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 5। तो प्यारे बच्चे ये कोण कहलाते आपके हैं एकांतर अंतःकोण, ठीक। यानी तिर्यक रेखा के एक इधर और एक उधर, जैसे कोण 6 कोण 4, कोण 6 कोण 4 बराबर होंगे, और ये कौन से कोण होंगे? एकांतर अंतःकोण होंगे, ठीक है। उम्मीद ये चीज समझ में आ गई होगी। और संगत कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण संगत कोण कहलाते हैं। जैसे कोण 7 कोण 3, सॉरी, कोण 6 और बराबर कोण 3, कोण 6 बराबर कोण 3, और इसके बाद कोण 5 बराबर कोण 1, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। क्या कहलाते हैं? संगत कोण, ठीक। तो उम्मीद आपको चीज समझ में आना चाहिए, ठीक। और आपने ये चीज देखी भी होगी पहले, तो एक बार मैं आपको फिर याद दिला देता था, यानी याद दिला दिया आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो यहाँ पर। तो आपके ये एकांतर कोण होते हैं और ये संगत कोण होते हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं और संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। बस आपको इसमें क्या समझना है, बस ये चीज पॉइंट याद रखना आपको, यहाँ पर ये चीज लगेगी, ठीक है। यानी एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। एकांतर कोण क्या होते हैं? तिर्यक रेखा के एक उधर और एक इधर, जैसे कि ये 6 और ये 4, एक इधर और एक उधर, तो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। कोण 5 और कोण 2 कैसे होंगे? बराबर होंगे। अगला देखिए, अगला पॉइंट, यदि किसी त्रिभुज की ए बी सी, मान लो प्यारे बच्चे ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक। ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो यहां पर क्या होगा? देखो, जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये वाली दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो लिखेंगे ए सी बराबर बी सी। क्या लिखेंगे? जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो प्यारे बच्चे ये दोनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। एक और त्रिभुज देख लो, मान के चले, अब आपकी मान लो ये दोनों भुजाएं बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है, सॉरी कोण पहले दिया जाएगा इसमें, मान लो ये दोनों कोण आपके आपस में आपके बराबर है। ये दोनों कोण कैसे हैं? बराबर हैं, ठीक है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी है, तब जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी, ठीक है। तो ए बी बराबर ए सी, इसमें लगेगा भैया, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक। जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे, जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे। उम्मीद आपको ये समझ में आ गई होगी। और एक चीज और देखिए, जैसे कि मान लो कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर और कोण ए बी सी बराबर कोण आर एस टी, जैसे ये चीज है। तो प्यारे बच्चे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यहाँ पर क्या होता है? ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या होगा? जो चीज बराबर होती है वो हट जाती है। देखो ये दोनों कैसे आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है तो इससे नहीं लिखा जाएगा, और ये दोनों आपस में बराबर कर दिए जाएंगे। कोण पी क्यू आर बराबर कोण आर एस टी। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। यानी समीकरण जब 1 और 2 को हल करेंगे, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो प्यारे बच्चे जो चीज बराबर होगी हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे ये दोनों बराबर है, इसको नहीं लिखेंगे। अब ये दोनों बच गए, इन्हीं दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या करेंगे उसमें, अब आपको देखना है। जितनी मैंने आपको बातें बताएंगे इसमें सब प्यारे बच्चे सब लगेगा, ये थोड़ा आपको समझना। चलिए भाई देखते हैं। प्यारे बच्चे एक अवतल दर्पण है आपका, ये कर दी हमने कलई। अब थोड़ा ध्यान से आपको समझते रहना है। ठीक, अब ये हो जाता आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, इसका नाम है मुख्य अक्ष।
अब यहाँ पर दर्पण का है ध्रुव P। अब मान के चले यहाँ पर है आपका C है, क्या है C, ठीक। यहाँ पर M1 और यहाँ पर है M2। अब मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर एक किरण ली जाएगी इस प्रकार ही। हाँ, C और P के बीच में होगा F, तो इसके समांतर किरण ली जाएगी इस प्रकार। ये हमने ले ली किरण, इसका नाम है A, और यहाँ पे दर्पण B पर आपतित हुई। जब यहां से बिंदु B पे टकराने के बाद फोकस से निकल जाएगी इस प्रकार ये, ठीक है। प्यारे बच्चे, ये आपकी आपतित किरण है और आपके ये है परावर्तित किरण, ठीक। अब यहां पर इसको यहां से मिलाएंगे हम, ये, ठीक। अब ये कहलाएगा आपका अभिलंब। क्या कहलाएगा? अभिलंब। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अब प्यारे बच्चे, यहां से लेके यहां तक की दूरी कहलाती है एफ। क्या कहलाएगी? एफ। फिर सी से लेके पी तक की दूरी कहलाती आर। इतना, ठीक। अब इसमें लिखेंगे क्या, वो आपको थोड़ा देखना है। प्यारे बच्चे, थोड़ी आपको हिंदी इसमें लिखनी है। माना M2 एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C और फोकस A है तथा ध्रुव P है, जैसा कि मैं आपको इसमें पहले ही आपको बता चुका हूं। मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है। आपतित किरण है जो बिंदु B से टकराने के पश्चात BF परावर्तित किरण, यानी इससे टकराई तो ये इसका नाम क्या बन गया? BF। ये आपकी परावर्तित किरण F से होकर जाती है। कहां से? जब इससे टकराई तो ये परावर्तित किरण BF यानी कि F से होकर जाती है। इसके बाद BC को मिलाया, यानी BC को मिलाया जो दर्पण का अभिलंब है। तो प्यारे बच्चे, BC को मिलाया तो ये क्या है? दर्पण का अभिलंब है। अब इसमें क्या करना है वो आपको देखना है। तो कोण ABC, कोण ABC, प्यारे बच्चे ये कोण और ये कोण आपके कहलाएंगे, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो यहां पे लिखेंगे कोण आपतन कोण, आपतन कोण ABC, आपतन कोण ABC तथा परावर्तन कोण CBF, यानी कि ये वाला कोण हमने लिखा ABC, ABC आपतन कोण और परावर्तन कोण कौन सा है? CBF, ठीक। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण CBF, और आगे लिखेंगे इसी के समीकरण नंबर 1, परावर्तन प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है, या परावर्तन नियम से, परावर्तन के नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियम से, ठीक है। जो आपको मैं परावर्तन का नियम बता चुका था। परावर्तन नियम में क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद तो प्यारे बच्चे, कोण ये वाला और कोण ये, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ABC और बराबर कोण BCF, समीकरण नंबर 2।
देखो कोण ये वाला लिखा हमने, कौन सा, ये कोण और ये कोण लिखा हुआ, ठीक है। तो ये दोनों कोण एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण, ठीक। अब यहां से लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो प्यारे बच्चे जो चीज बराबर होती है वो नहीं लिखा जाता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों लिखे जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब देखना, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हुआ, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। मैंने पीछे बता चुका था अभी आपको मैं, जब प्यारे बच्चे ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। पीछे बताया था मैंने, जब ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो आपके ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे तब सी एफ बराबर एफ बी। अब ये बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा और लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के समीप होगा। जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा, जब दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो प्यारे बच्चे जो बिंदु B है वो इसके बिल्कुल पास होगा। कहां पर होगा? यहां पर होगा। करना नहीं, आपको खाली समझा दे रहा हूं मैं। B यहां पर होगा। जब B यहां पर होगा तो ये रेखा ऐसी है, तो जब ये रेखा ऐसी तो ये कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ऐसी हो जाएगी। तो ये रेखा और ये रेखा आपस में बराबर हो जाएगी, ठीक। अब क्या करेंगे समझना, यानी यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बिंदु B ध्रुव P के समीप होगा, ठीक। तो इतना करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये वाली भुजा, कौन सी? हाँ, ये वाली भुजा, हाँ ठीक है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ पी बराबर एफ बी, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 4, समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 से। अब समीकरण 3 और 4 को देखिए प्यारे बच्चे, ये 3 है वो 4 है, तो जो चीज बराबर होगी वो आपका हट जाएगा, ठीक। तो देखो बी एफ बी और एफ बी हट जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे। क्या क्या बचेगा आपका? सी एफ और बराबर एफ पी, यानी जो चीज आपकी बराबर होती वो नहीं लिखी जाती है। देखो क्या बराबर है यार, ये और ये नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिखे जाएंगे, ठीक। या ऐसे तो थोड़ा खुद से समझो आप, जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या होता है, सी एफ बराबर एफ बी और एफ पी बराबर एफ बी। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे घटाया जाता तो यहाँ पे ये कट जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसलिए ये चीज ना बता के मैं सीधे बता दे रहा हूँ, जो चीज बराबर होती है वो नहीं लिखी जाती है। यानी ये दोनों बराबर है तो इसको नहीं लिखा जाएगा, जो बच गया क्या गया, सी एफ और एफ पी बच गया, इसको लिखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एफ पी जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, एफ पी जोड़ देंगे, ठीक। तो इसमें भैया एफ पी जोड़ो, तो देखो सी एफ और प्लस इसमें जोड़ दो एफ पी बराबर एफ पी और जोड़ दो एफ पी, ठीक। अब थोड़ा समझना ध्यान से प्यारे बच्चे, देखो सी एफ और एफ पी, यानी सी एफ और एफ पी, यानी इतना और प्लस इतना, तो ये पूरा सीपी बन गया ना आपका, क्या बन गया? तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी बराबर, अब इधर देखिए, अब आपका हो जाएगा 2FP, क्या बन जाएगा ये 2FP, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सॉरी,
अब CP यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या R है, तो प्यारे बच्चे इतनी दूरी माइनस में लिखी जाएगी, तो -R लिखेंगे आप 2। अब FP यानी FP यहां से लेके यहां तक की दूरी -F लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा -F। यहाँ पे कोष्टक भी लगा दें आप ऐसे करके -F, तो ये पक्ष इधर लाएंगे तो कितना -2F और बराबर -R। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 का लग जाएगा भाग। ठीक, तो F बराबर हो जाएगा R/2। तो प्यारे बच्चों आपको यही निकालना था। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। ठीक, बस आज के लिए इतना ही है। अगर कोई दिक्कत है वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखें, प्रत्येक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसका अगला वीडियो है यहाँ पे आपका था अवतल दर्पण द्वारा। अगला वीडियो होगा उत्तल दर्पण द्वारा सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ही उसका वीडियो मैं जल्दी से बना दूंगा। बस आज के लिए इतना ही।